हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज्य व्यवस्था पे। और कल जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था ऑर्डिनेंस एंड वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो तीन अलग अलग वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, उस पर डिस्कस किया था। और ऑर्डिनेंस पावर जो कि आर्टिकल 123 में आता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। तो ये कल हमने डिस्कस किया था। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल 112 यानी आर्टिकल 112 जो कि रिलेट करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसको देसी भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। और ये आता है किसमें? आर्टिकल 112 में, ठीक है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आता है, ठीक है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट यही कहता है कि संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं है। मतलब हम लोग जो बजट बोलते हैं वो बजट शब्द का चर्चा संविधान में नहीं है। तो संविधान में क्या है? तो संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका चर्चा संविधान में किया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, मतलब बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। जो बजट शब्द का अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। आप देखते हैं कि जब भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो एक लाल कलर का बैग में रहता है। तो वो चमड़े का बैग होता है जिसमें बजट आता है, ठीक है। अगला है कि बजट में एक वर्ष के आय तथा व्यय की चर्चा होती है। आय कहने का क्या मतलब है? इनकम, इनकम। और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। तो बजट जो होता है उसमें एक वर्ष में कितना आय है और कितना व्यय है, कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, उसका चर्चा रहता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? अगला कहता है कि इसे आम बजट या केंद्रीय बजट कहा जाता है। जो बजट संसद में पेश होता है उसको आम बजट बोलते हैं या फिर केंद्रीय बजट बोलते हैं। आम बजट कहने का क्या मतलब है? जनरल बजट, जेनरल बजट, ठीक है। और केंद्रीय बजट मतलब यूनियन बजट। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट है कि बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन वे किसी भी मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए बोल सकते हैं। मतलब जो संसद में बजट आता है वो पेश करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति वो खुद पेश नहीं करते हैं। आप कभी नहीं देखे होंगे कि राष्ट्रपति हैं वो पेश कर रहे हैं बजट को और उस पर भाषण दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको जो लाया जाता है संसद में, ठीक है, और उसको जो प्रस्तुति होती है उसकी, वो कौन करते हैं? वो मंत्री को, किसी भी मंत्री को वो पावर दे सकते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन सामान्यतः अगर जनरली बात किया जाए तो जनरली ये कौन करता है? जनरली करते हैं कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो जो बजट की प्रस्तुति होती है संसद में वो किसके द्वारा किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करने के लिए, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी मंत्री को बोल सकते हैं, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर को सामान्यतः बोलते हैं बजट पेश करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि बजट से रिलेटेड था, जो कि इसको हम प्रीफेस बोल सकते हैं, सामान्य इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेजर पोर्शन बजट का है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और हम यहाँ पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम लोग को ज्यादा इन डेप्थ बजट के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब ये नहीं पढ़ना है कि आम बजट क्या है, रेल बजट क्या है, पूरा उसका सर्वेक्षण, ये पूरा पार्ट इकोनॉमिक्स का है, ठीक है।
तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना पॉलिटी में है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कुछ छोड़ दें, हर कुछ नहीं बताएं, तो आप ये मत समझिएगा कि हर कुछ नहीं बता रहे हैं। जितना पढ़ना है उतना हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगला इसके बाद हम बात करेंगे इंटरिम बजट की, ठीक है। इंटरिम बजट करने का क्या मतलब है? अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, ठीक है। जो इंटरिम बजट का जो हिंदी होता है वो होता है अंतरिम बजट। और ये होता क्या है? तो अगर सरकार के पास पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का समय नहीं है या चुनाव नजदीक आ रहा है तो सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर सरकार के पास कम टाइम है और वो बजट पेश करना चाहता है, इसमें यह भी कंडीशन है कि चुनाव भी करीब है, ठीक है। मतलब चुनाव करीब है और सरकार को बजट पेश करना है, तो पूर्ण बजट पेश करने का उसके पास टाइम नहीं है। जो फुल बजट होता है वो पेश करने का उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा कि वो अंतरिम बजट पेश करेगा। अब इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे क्या होता है अंतरिम बजट, आगे देखते हैं। इस बजट को चुनावी वर्ष में लाया जाता है, मतलब ये फिक्स है, अंतरिम बजट जब आएगा तो वो चुनावी वर्ष में ही आएगा, वो नॉर्मल ईयर में नहीं आ सकता है। जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव है उसी वर्ष वो आएगा, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए 2019 में हुआ लोकसभा का चुनाव, फिर 24 में होगा, फिर 29 में होगा, मतलब जो भी इलेक्शन ईयर्स हैं उसी में यह बजट आएगा। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट कहता है कि यह बजट कुछ महीनों के लिए होता है, पूरे वर्ष के लिए नहीं होता है। मैंने ये पहले भी आपको बता दिया है ऊपर वाला पॉइंट में कि ये जो है सो कम समय के लिए होता है। तो कम समय करने का क्या मतलब है कि कुछ महीनों के लिए होता है, ये पूर्ण बजट नहीं होता है, तो ये पूरे वर्ष के लिए नहीं होता है, ये बस कुछ महीनों के लिए होता है। क्लियर है? अगला है कि इसमें आय तथा व्यय दोनों की चर्चा होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर बजट है तो उसमें इनकम प्लस एक्सपेंडिचर दोनों का चर्चा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, वही ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि इसे मिनी बजट भी कहा जाता है। मतलब बात है कि ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, इसीलिए इसको मिनी बजट भी कहा जाता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स अंतरिम बजट को लेकर, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो कंप्लीट पूर्ण बजट है और ये जो अंतरिम बजट है इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो है सो पूरे ईयर का होता है, ये पूरे साल का होता है, और ये होता है सो कुछ महीनों के लिए होता है। बेसिक डिफरेंस इसका ये है। जैसे अगर आप जनरल लाइफ को एग्जांपल लेके अगर समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को हायर किया, ठीक है, अपने काम करवाने के लिए। जैसे एग्जांपल, आपने दुकान खोला कोई और आपने किसी को हायर किया, ठीक है। तो जब आप हायर करते हैं किसी को तो वो जो आपको बताता है पूरा लेखा जोखा पूरे दिन का, ठीक है। तो अगर पूरे दिन का वो बता रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, पूरे साल की बात नहीं करें, पूरे दिन का बात कर रहे हैं, तो अगर पूरे दिन का आपको अगर वो लेखा जोखा बता रहा है तो वो क्या है, वो पूर्ण बजट में आएगा कि कितना का इनकम हुआ, कितना किस चीज पे खर्चा हुआ। लेकिन लेकिन अगर वो किसी काम से अगर मान लीजिए कि बीच में छुट्टी ले लिया और वो चला गया, तो वो मान लीजिए कि 3-4 घंटा ही दिन का काम किया और वो 3-4 घंटा का ही हिसाब दे दिया और बोला कि आपका इतना खर्चा है और इतना आपका इनकम है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका इंटरिम बजट के अंदर। अब बात क्लियर हो गया? मतलब ये होता है कि ऑन अ होल पूरे दिन, मतलब ये पूरे साल हो गया, और जो मैंने एग्जांपल के हिसाब से बात किया वो कुछ समय 3-4 घंटा, वो हो गया आपका इंटरिम बजट, मतलब अंतरिम बजट। क्लियर ये पॉइंट? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट इसमें जो लास्ट का था है कि अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर के सन्मुखम चेट्टी ने किया था अपने बजट वाले भाषण में। जो अंतरिम बजट है वो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आर के सन्मुखम चेट्टी। अगर आप इस नाम से परिचित होंगे तो ये वही इंसान है, ये वही इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार बजट पेश किया था स्वतंत्र भारत का, न कि गणतंत्र भारत का। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था और गणतंत्र भारत का किया था जॉन मथाई। वो चर्चा सब इकोनॉमिक्स में है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो आर के सन्मुखम चेट्टी ने पहली बार बजट पेश किया था और पहली बार अंतरिम बजट का जो शब्द का प्रयोग है वो भी इन्होंने अपने भाषण में ही किया था। क्लियर है पॉइंट? तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं।
ये जो टॉपिक है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, ये जो है सो अंतरिम बजट से ही रिलेटेड है। मतलब ये जो है सो ऑलमोस्ट दोनों सेम है, दोनों में एकदम माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि माइन्यूट डिफरेंस क्या है। तो वोट ऑन अकाउंट, इसका जो हिंदी होता है वो होता है लेखानुदान। लेखानुदान, ठीक है, और इसका चर्चा कहां पे है? तो इसका चर्चा है आर्टिकल 116 में, आर्टिकल 116। ठीक है, जो लेखानुदान है उसका चर्चा कहां पे है? आर्टिकल 116 में है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसे भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। मतलब जिस तरह से इंटरिम बजट को भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है, ठीक उसी तरह लेखानुदान को भी चुनावी वर्ष में ही लाया जाता है। ठीक है, जैसे 2019 में जो चुनावी वर्ष था वो 24 चुनावी वर्ष होगा और 29 भी चुनावी वर्ष होगा। ठीक है, अगला है कि यह भी कुछ महीनों के लिए ही होता है, न कि पूरे वर्ष के लिए। ये भी ठीक इंटरिम के जैसा ही है, ये भी कुछ महीनों के लिए होता है। और अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास के लिए होता है, 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ महीना लिख दिया। ये ऑलमोस्ट 2 महीना के आसपास का होता है। ठीक है, न कि पूरे वर्ष का। अगला है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि इसमें केवल व्यय की चर्चा होती है। ये थोड़ा सा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मतलब जो इंटरिम बजट था उसमें इनकम प्लस एक्सपेंडिचर दोनों का चर्चा था, लेकिन जो वोट ऑन अकाउंट है यानी लेखानुदान है उसमें सिर्फ व्यय की चर्चा है, उसमें सिर्फ कितना खर्चा है उसका चर्चा होता है। मतलब एजुकेशन सेक्टर में इतना खर्चा है, डिफेंस सेक्टर में इतना खर्चा है, रेल सेक्टर में इतना खर्चा है, सिर्फ वो इसमें बताया जाता है। ठीक है, अगला है कि इसके लिए विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होती है। विनियोग विधेयक कहने का मतलब है कि एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन प्रिएशन बिल। अब ये होता क्या है, ये चर्चा यहां पे करेंगे जब 114 पढ़ेंगे। अभी आप सिंपली ये समझिए कि लेखानुदान के लिए एप्रोप्रिएशन बिल का जरूरत नहीं पड़ता है, आवश्यकता उसकी नहीं होती है। और अगला है कि इसको एडवांस पेमेंट भी कहा जाता है। जैसे थोड़ा देर पहले हमने इंटरिम बजट में देखा था कि उसको मिनी बजट कहा जाता है, तो जो वोट ऑन अकाउंट है उसको एडवांस पेमेंट भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार को अगर कहीं पैसा देना है, उसको पैसा का जरूरत है और उसको पैसा चाहिए एडवांस में, तो वो लेखानुदान के तहत ही पैसा ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें विनियोग विधेयक का जरूरत नहीं होता है। अभी आप 114 पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एडवांस में अगर सरकार को पैसा उठाना होता है तो वो लेखानुदान के थ्रू ही लेता है, उठाता है पैसा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? इसको और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, ये तो बस आपको मैंने सिंपली डिफरेंस बताया था कि इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। जब आर्टिकल 116 पढ़ेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इतना ही इसको समझिए। ठीक है, अगला है आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 क्या कहता है? प्राकलन। ये प्राकलन से संबंधित है। मतलब क्या? एस्टीमेट, एस्टीमेट। जैसे आप सुनते हैं ना किसी भी चीज का एस्टीमेट लगाना है कि कितना खर्चा बैठता है, वही है ये। तो ये है आपका सरकार के संदर्भ में। तो इसमें यह कहा गया है कि बजट पर किए गए घोषणाओं पर जो खर्च आता है उसी खर्च की चर्चा प्राक्कलन में किया गया है। मतलब जब घोषणा होता है बजट का, बजट सेशन होता है, उसका घोषणा होता है, तो उसमें बताता है कि हाँ इस सेक्टर में इतना पैसा लगा, इस सेक्टर में इतना पैसा लगेगा, इस सेक्टर में इतना पैसा लगेगा, अलग अलग सेक्टर्स का। तो वही इसमें कहा गया है आर्टिकल 113 में कि जो भी घोषणा हुआ तो उसका जो खर्च है उसका चर्चा किसमें होता है? आर्टिकल 113 में, प्राकलन, जो कि एस्टीमेट होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 113। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 114। अगर ये आप ठीक से समझ गए तो ये लाइन ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। ठीक है, विनियोग विधेयक फिर वही हो गया एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन बिल। अब ये होता क्या है? तो यह एक विधेयक होता है जिसे प्राक्कलन में बताए गए धन निकालने के लिए संसद में पारित करना होता है। जैसे जो आर्टिकल 113 में प्राक्कलन की बात की गई है,
तो उससे भी ये रिलेट करता है कि अगर उसमें जो प्राकलन में धन के निकालने की बात है, मतलब इसमें तो खर्चा का निकालने का बात है ना एस्टीमेट में, तो वही अगर जो धन निकालना है अगर, तो उसके लिए विनियोग विधेयक को पारित कराना पड़ता है संसद से, तभी इसके लिए मतलब बजट के लिए धन निकलेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला है कि जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाए तब तक धन नहीं निकाला जाएगा, मतलब उसको पास होना कंपलसरी है, ये बिल को पास होना कंपलसरी है, तभी इसके लिए जो है सो धन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये क्लियर कट बात है। ठीक है, और इसी के कारण इसे राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। मतलब कि जब तक ये पारित होगा नहीं अप्रोप्रिएशन बिल तब तक पैसा मिलेगा नहीं, तो इसी के कारण से इसको राष्ट्रीय कोष का रक्षक कहा जाता है। कोष कहें या फिर पैसा धन जो भी कहें, उसका इसको रक्षक कहा जाता है। अगर इसका इंग्लिश में बोले तो ये होता है कस्टडियन ऑफ नेशनल ट्रेजरी, कस्टडियन ऑफ नेशनल ट्रेजरी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 113 और ये है 114। तो ये आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तो अगर आपको ये क्लास आज का अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। तो फिर मिलते हैं कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।